नेक्स्ट देखेंगे मालदीव्स से न्यूज है। मालदीव्स ने अपने एक मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया था फॉर पासिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। डेरोगेटरी होता है इंसल्टिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो न्यूज नहीं है, मतलब न्यूज है लेकिन पूछेगा नहीं एग्जामिनर ऐसा कुछ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट मालदीव्स के मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, ठीक है, ही इज ए प्रो चाइना पर्सन। प्रो मतलब सपोर्ट, प्रो चाइना है मतलब वो चाइना को ज्यादा फेवर करता है। मालदीव्स में दो, जैसे इंडिया में दो मेन पार्टी हैं, कौन कौन सी? एक एनडीए ब्लॉक है और एक पहले जो यूपी होता था वो इंडिया ब्लॉक है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे भी दो ब्लॉक हैं, एक प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है। ठीक है, तो अभी जो पावर में है मोहम्मद मोइजू वो प्रो चाइना है। ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था वहां पे, उसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन। ये कैंपेन था हमारे आर्म फोर्सेस को निकालने के लिए। एक्सपेल लिख लो। ठीक है, जो इंडियन आर्मी ने कुछ अपने पर्सनल जो है वो मालदीव्स में छोड़ रखे थे रीजन कि एक तो हम उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, दूसरा हम लोगों ने कुछ उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे दे रखे थे जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें जो उनको यूज नहीं करने आते थे, तो वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कि आप इनको कैसे यूज करो। ठीक है, लेकिन जब हमने ये दिए तब प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, फिर उसके अगेंस्ट में मोहम्मद मोइजू ने एक कैंपेन चलाया इलेक्शन से पहले कि इंडिया तो हम लोगों को मिलिट्रीली ओवरटेक करना चाह रहा है, कि मिलिट्री के थ्रू मिलिट्री इंडिया हमें ओवरटेक कर लेगा। तो उसने एक माहौल बनाया, ठीक है, और वो जीत गया। तो वहां से फिर लेटर ऑन हम पढ़ेंगे भी कि अभी इंडिया ने अपने सारे आर्म फोर्स को वापस बुला लिया। तो इंडिया आउट कैंपेन कहां पे चला? मालदीव्स में। कैपिटल इज माले, MALE को मेल मत पढ़ना, माले है, कैपिटल इज माले। मालदीव्स, मालदीव्स कहां पे है? इंडियन ओशियन में। ये इंडियन ओशियन है नीचे, ये इसकी दो ब्रांच है इंडियन ओशियन की, ये अरेबियन सी ब्रांच है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। हाँ जी, कहां पे? क्या है श्रीलंका की कैपिटल? नहीं, किसने कहा? हाँ जयवर्धने कोटे, आगे बताऊंगा। हाँ, मुझे डायग्राम चाहिए था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, डन। तो ये मालदीव्स कहां पे है ये ध्यान रखना, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है और कैपिटल माले, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया। ठीक है, ये चीजें इसके रिगार्डिंग याद रखना। देन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडियन ओशियन में मालदीव्स में
चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो इंडिया वो चीज चाह नहीं रहा कि वो अपना मिलिट्री बेस बनाए, ठीक है, क्योंकि एक टर्म हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग होती है माला, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चाइना क्या कर रहा है अभी मैं बता रहा हूं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश का, वो उसने लीज पे ले लिया है। उसके बाद उसने यहाँ पे एक हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, वो उसने लीज पे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद वो चाह रहा है कि वो मालदीव्स में भी एक ऐसा ही पोर्ट लीज पे ले ले, वहां पे अपनी वो मिलिट्री एक्टिविटी करे। और इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, वो उसने लीज पे ले लिया है। तो इंडिया को एक तरह से उसने पूरा माला पहना दिया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं इसको, हम बाद में पढ़ाऊंगा कभी इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये करके वो इंडियन ओशियन में अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। अलग अलग कंट्रीज के जो वीक कंट्री हैं उनके पोर्ट्स को, वीक मतलब इकोनॉमिकली वीक, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम इकोनॉमी से चलता है इन कंट्री में। तो चाइना इनको हेल्प करता है बिलियंस ऑफ डॉलर देके, ठीक है। ये लोग उस लोन देता है एक तरह से कि डेवलपमेंट करो। कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो वो डेवलपमेंट वर्क करना चाहती है लोगों के लिए, ताकि वो पावर में बनी रहे। डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी, श्रीलंका, ये सारी ऐसी कंट्री है जो बहुत इकोनॉमिकली सॉलिड नहीं है। तो चाइना इनको पैसे देता है कि लो और मुझे आप लोग इंटरेस्ट देते रहना, ठीक है। पैसे लो जितने लेने आपको, बिलियंस, ट्रिलियन, बिलियंस डॉलर, मिलियंस डॉलर, तो ये ले लेते हैं। वापस देने का इनका कोई सिस्टम नहीं है। फिर जब ये अपनी लोन, जैसे कोई भी बैंक से पैसे ले लेता है, अगर वो किस्त नहीं दे पाता तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो बैंक क्या करता है, उसको दोबारा से उसके लोन को एक्सटेंड कर देता है, उसको दोबारा पैसे दे देता है कि ये लो आप इस लोन से पुरानी किस्त भर दो। उसको बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब आपने पैसे लिए, बड़ा अमाउंट लिया, सपोज आपने लिया कि 200-300 करोड़, अब किस्त नहीं दे पा रहे हो, बैंक को लग रहा है कि तो मरेंगे पैसे, तो उससे अच्छा वो क्या करेगा, बात 2, 5, 7, 10 लाख रुपए की नहीं है, 200, 300, 400 करोड़ की है, बैंक ने दे दी किसी को, बहुत बड़ा अमाउंट है, कंपनी को दे दिया, कंपनी लोन नहीं भर पा रही, बैंक को लग रहा है कि कंपनी डूब रही है। अब कंपनी को लेके बैंक क्या करेगा, वो तो वैसे भी डूब रही है, तो वो कोशिश करता है कि भैया आपको क्या चाहिए इस कंपनी को चलाने के लिए, कहते हैं हमें और पैसा चाहिए, आप मेरे से और पैसा ले लो, ठीक है। उससे, उस पैसे में से कुछ से आप अपनी पुरानी किस्त चुका देना और कुछ को यूज करके आगे फर्दर मेरी रिटर्न दे देना। इसको बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। एवर ग्रीनिंग का मतलब है कि वो लोन हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि पहले नहीं चुका पा रहा था, अब एक और दे दिया है, हो सकता है फिर आगे वो एक और मांगे, इसको बोलते हैं एवर ग्रीनिंग, ठीक है। तो ऐसी ही चीज चाइना करता है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, इन कंट्रीज को पैसे देता है, ये लोन नहीं दे पाते, फिर इनको फिर से एक लोन दे देता है, दूसरा लोन, कि ये आप लोगों का दूसरा लोन है, इससे पहले वाले लोन की किस्त दे दो, ठीक है। ये दूसरा लोन भी ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं फिर से, तो आखिर इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब है कि आप एक उस डेट क्या होता है, उधारी की एक ऐसे चंगुल में फंस गए हो कि निकल नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आपने मल्टीपल लोन ले लिए हैं, ठीक है। तो डेट ट्रैप में चाइना इनको फंसा के फिर आखिर में बोलता है, जब ये लोग बिल्कुल फंस चुके होते हैं कि क्या करें, तो बोलता है कि देखो आप लोगों का एक पोर्ट है, ये मेरे को दे दो लीज पे। लीज का मतलब है कि 99 ईयर्स की लीज पे, 99 ईयर के लिए मेरा हुआ, मैं यहाँ कुछ भी करूँ, ठीक है। तो वो ऐसे वो लीज पे ले लेता है। बैंक तो क्या करता है, प्रॉपर्टी ले लेता है, लेकिन चाइना ले नहीं सकता ना ऐसे प्रॉपर्टी, तो वो उसने अलग अलग पोर्ट्स को ले लिया है लीज पे। तो वो इंडिया की जो डोमिनेंस है इंडियन ओशियन में, उसको चैलेंज करना चाहता है ऐसे, ठीक है। पॉलिटिकल गेम होते हैं ये सारे के सारे। देन नेक्स्ट है भूटान से रिलेटेड। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं भूटान में। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है, भूटान इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है कभी से। भूटान की जो रॉयल आर्मी है उसको हम ट्रेन करते हैं। भूटान के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे सिविल सर्वेंट्स के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, उनका अपना कोई सिस्टम नहीं है।
उनके मतलब उनके जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जहाँ पे हमारे आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग लेते हैं तो वहीं पे वो ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे हमारे आईएएस ट्रेनिंग का सेंटर लबासना मसूरी में, आईपीएस ट्रेनिंग का 2 सेंटर है, एक सेंटर है हैदराबाद में मेन, ठीक है, तो वहीं पे वो लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो भूटान काफी तरह से हम लोगों के साथ है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है डोकलाम, डोकलाम ट्राई जंक्शन एरिया है। ट्राई जंक्शन मतलब जहां पे 3 जंक्शन मिले। ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, तीनों कंट्री की बाउंड्री मिलती है वहां पे। यहां पे आके ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये तो उधर से यहां पे ये चाइना, ये इधर से भूटान और इधर से इंडिया, तो ये ट्राई जंक्शन एरिया है डोकलाम। डोकलाम जो है भूटान का एरिया है वैसे, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्यूट चल रहा था, काफी लंबे टाइम तक डिस्प्यूट चला, किसके बीच में, भूटान और चाइना के बीच में। लेकिन क्योंकि भूटान का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हम लोगों के पास है, तो हम लोग उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और दूसरा, हम लोग इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये है नेपाल, ये है बांग्लादेश, ये 32 किलोमीटर का एरिया है, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसका दूसरा नाम है चिकन नेक, ठीक है। चिकन नेक कैसे है, अगर आप इसको नीचे वाली बॉडी पार्ट मानोगे किसी चिकन का, तो ये उसकी का माउथ हो गया, कुछ कुछ बना थोड़ा थोड़ा, तो ये इसको बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। कि यहां से अगर हमने यहां से अगर इंडिया को कट कर दिया जाए तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाएगा। ये 32 किलोमीटर का एरिया अगर इंडिया के पास नहीं है तो फिर आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे इंडिया से कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है चिकन नेक, जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। है कहां पे ये, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग नाम सुना है, किस चीज के लिए फेमस है, टी के लिए। दार्जिलिंग में है ये, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। इंडिया का मैक्सिमम टी प्रोडक्शन किसी एक प्लेस पे होता है तो वो दार्जिलिंग है। मैक्सिमम टी प्रोड्यूसिंग प्लेस ऑफ इंडिया इज दार्जिलिंग। मैक्सिमम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आसाम, ठीक है। क्या कैपिटल है आसाम की, दिसपुर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर लिख लो, चिकन नेक लिख लो, कहां है चिकन नेक वो लिख लो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कनेक्ट इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये इंडिया को कनेक्ट करता है। तो यहां पे ये डोकलाम इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए इंडिया इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है कि अगर चाइनीज फोर्स ने आके इसको ब्लॉक कर दिया कभी, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है। स्ट्रेटेजिकली मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। डन। नाउ तो डोकलाम में डिस्प्यूट रहता है इंडिया और चाइना के बीच में, है बेसिकली इंडिया और भूटान के बीच में, सॉरी भूटान और चाइना के बीच में। अब ये वाला जो एरिया है ना सारा, एक्चुअल में ये चाइना नहीं है, ये है तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत 1949, कहीं कहीं 50 भी मिलेगा आपको, मतलब 49-50 तक एक ऑटोनोमस कंट्री थी,
ठीक है, जिसको चाइना ने ओवरटेक कर लिया 1950, लिख लो 1950 में चाइना ने ओवरटेक कर लिया किसको, तिब्बत को, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने उसको अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल का मतलब है कि मान्यता दे दी हमने, ठीक है, कि ये चाइना का पार्ट है, ठीक है, कि हमने उसमें हामी भर ली कि ये चाइना का पार्ट है, क्योंकि उस वक्त चाइना और इंडिया दोनों ही लगभग ये लगाओ कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी 1949 में, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, माओ सेतुंग नाम का एक पर्सन था, ठीक है, उसने कम्युनिज्म लेके आया था वो चाइना, मतलब वहां की रॉयल फैमिली को मार दिया और चाइना को ओवरटेक कर लिया, ठीक है। वहां पे एक काफी फेमस चौक भी है, थियानमेन चौक, थियानमेन करके एक चौक है काफी फेमस, ठीक है। उसको वो इसलिए फेमस है क्योंकि जब ये 1949 का रिवॉल्यूशन हुआ और जब माओ सेतुंग ने ओवरटेक किया चाइना को, तब लगभग 5000 के करीब स्टूडेंट्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए थे उन्होंने, तो 5000 पर्सन जो है उसी वक्त मारे गए थे, ठीक है। तो वो काफी एक ब्लडी इंसिडेंस माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि इतना मतलब एकदम से इतने लोगों के ऊपर जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, तो उनको ऊपर बुलडोजर चलवा दिए थे, ठीक है। तो 1949 में चाइना बना एक तरह से, और 1947 में हम इंडिपेंडेंस हुए थे, तो लगभग सेम से टाइम पे हम लोग बने थे, चाइना भी और इंडिया भी, आज का जो चाइना है, ठीक है। तो हम लोग चाइना के साथ कोई वॉर नहीं चाहते थे, तो हमने मान लिया कि ठीक है, तिब्बत आपका पार्ट है, ठीक है, लेट अस लिव पीसफुली, हमारे साथ कोई इंटरफेयर मत करना, उससे तिब्बत से आगे मत बढ़ना, ठीक है, आप तिब्बत ले लो। और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तो हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो किसी दूसरी कंट्री से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो इजी हो जाता है उस चीज के लिए कि वो मेरा पार्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां है कि यहां पे ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, BOUNDAR, ठीक है। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन है, जैसे हमने पढ़ी थी, कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन, किसके बीच में थी। तो हम तो बोलते हैं कि ये इंडिया का कहना है कि ये लाइन ऐसे है, चाइना कह रहा है कि आपकी बात कुछ ठीक है कुछ गलत है। वो कह रहा है कि चलो ये तो मान लिया कि ये ऐसे है, यहां तक, तो यहां तक भी ठीक है, यहां के बाद भूटान जैसे ही खत्म होगा तो कह रहे हैं इसको यहां ले आओ और इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये तो मतलब एज पर मैकमोहन लाइन इंडिया के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से जाती है। चाइना कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, भूटान तक तो ठीक है, भूटान के बाद ये लाइन अरुणाचल प्रदेश के नीचे से जाती है। मतलब चाइना का मामला जब ये ड्रॉ की गई थी तो नीचे के ड्रॉ की गई थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है उस टाइम के हिस्टोरिकल कि कहां से ड्रॉ की गई थी एक्चुअली, ठीक है। तो कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का हिस्सा है। अभी अरुणाचल प्रदेश हमारे पास है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है, इसलिए बार बार यहाँ पे डिस्प्यूट होता है। ऐसे ही सिमिलरली लद्दाख के कुछ रीजन्स को वो अपना बताते हैं, ठीक है, क्योंकि मैकमोहन लाइन आगे एक्सटेंड करती है लद्दाख में,
ठीक है। तो ये मैकमोहन लाइन इज द रीजन फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। जब भी उनको लगता है कि इंडिया हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमारे फेवर में, हमारे अगेंस्ट में जाके कुछ कर रहा है, तो वो इस बाउंड्री लाइन पे आके खड़े हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि हम लोगों की बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से जाती है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। चाइना के अकॉर्डिंग वो अरुणाचल प्रदेश के नीचे से जाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किनका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, क्लियर। यहां कंट्री है नेपाल। नेपाल इंडिया में इधर उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, इधर नीचे यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और इधर ये छोटा सा एरिया सिक्किम, ये और सिक्किम। तो ये याद रखना कि नेपाल की बाउंड्री इंडिया के कौन कौन से स्टेट से मिलती है। तेराई रीजन पढ़ लिया ज्योग्राफी में? तेराई रीजन हिमालयाज में 9th में पढ़ा था। तो वो यही रीजन है जो यहाँ पे बाउंड्री लाइन मिलती है हमारी, ये रीजन को तेराई रीजन बोलते हैं, जहां पे पानी खड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करता है इधर नेपाल से और इधर भूटान से, और ऊपर चाइना से। सिक्किम के अंदर 2024 में रेल लाइन बिछी है, रेलवे 2024 में स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया रेलवे का। सो लास्ट स्टेट इन इंडिया जहां पे रेलवे चला है, ठीक है, अभी 2024 में, क्योंकि टेरेन इतना डिफिकल्ट है, टेरेन मतलब आउटर सरफेस इतना डिफिकल्ट है कि वहां पे रेलवे लाइन बिछाना फिजिबल नहीं था। तो लास्ट है जहां पे रेलवे चली है 2024 में। इंडिया का पार्ट कब बना था? (1975) हाँ, इंडिया का पार्ट बना था सिक्किम, मतलब इंडिया का ऑफिशियल पार्ट बन गया था। उससे पहले डाउट में था कि इंडिया के साथ जाएं ना जाएं, हम ऑटोनोमस रहें। तो 1975 में मतलब इसको इंडिया ने स्टेट बना लिया था कि ये सिक्किम जो है हमारा सेपरेट स्टेट है, मतलब स्टेटहुड मिल गया था 1975 में। एग्जैक्टली पढ़ोगे पार्ट नहीं बना था, मतलब स्टेटहुड मिल गया था इसको 1975 में, ठीक है। नेपाल के अंदर एक हिमालय की पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में, ठीक है। देन सिक्किम भी करता है। त्रिपुरा ऐसा है जो सिर्फ एक ही उससे कंट्री से हुआ है, ठीक है। ये 3 अलग अलग कंट्री से करेगा, इधर से सिक्किम, इधर से चाइना से, इधर से नेपाल से, और इधर से भूटान से, ठीक है। यहां कहां करता है, ठीक है। देन नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। काठमांडू इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
कल हमने पढ़ा था बिम्स्टेक। तो सार्क और बिम्टेक दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मेंबर लिखो सार्क के, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, मालदीव्स। नहीं, चाइना बनना चाहता था, हमने अलाउ नहीं किया। ऐसे ग्रुपिंग में मेंबर बनने का एक ही क्राइटेरिया होता है, जब सभी एग्री होंगे तभी मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने उसके लिए एक एक्रोनिम पढ़ा था, माई एसबीआई ब्रांच नंबर इज 3, तो इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो। अगेन एसबीआई एक बड़ा बैंक है, एसबीआई पीएनबी की माँ है, क्योंकि वो बड़ा बैंक है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब देखो इसमें एसबीआई से हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, की से कुछ नहीं है, एमए मतलब मालदीव्स और ए मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। अब जो ये सार्क है, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों थे मतलब है कि ये अभी इनएक्टिव ग्रुप है, ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसकी एनुअल मीटिंग हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान में होने का नंबर आता तो इंडिया नहीं जाता, इंडिया में होने का नंबर आता तो हम पाकिस्तान या तो आता नहीं, हम उसको इनवाइट नहीं करते। तो इसकी वजह से ये ग्रुपिंग फेल हो रही थी। तो इसके ऑप्शन में इंडिया ने बिम्स्टेक बनवाया। तो बिम्स्टेक जो है एक तरह से इसका रिप्लेसमेंट है रीजनल ग्रुप में। हालांकि एग्जिस्ट ये आज भी करता है पेपर पे, ठीक है, कहने को सार्क है लेकिन मेंबर मिलते नहीं कभी, ठीक है। तो एक तरह से इसका रिप्लेसमेंट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो इसका अल्टरनेट है, किसका? सार्क का। क्लियर? दोनों ही रीजनल ग्रुपिंग है। बस प्रॉब्लम ये है उसमें इंडिया ने उसके साथ साथ मालदीव्स को भी निकाल दिया, अफगानिस्तान को भी निकाल दिया, और पाकिस्तान तो निकला ही, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इनके आसपास आता नहीं है, मालदीव, अफगानिस्तान, तो इसलिए वहां पे लिया नहीं उनको, ठीक है। तो उधर वाली एशियन कंट्री ले ली, म्यांमार, थाईलैंड, जो इसमें नहीं थी, ठीक है ये दोनों रीजनल ग्रुपिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पीएनजी पीएम डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये है न्यू गिनिया आइलैंड, पूरा का पूरा न्यू गिनिया आइलैंड है ये पूरा, ठीक है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। पहले है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड किस कंट्री का है? कंट्री नहीं है, डेनमार्क का है ग्रीनलैंड। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, उनकी ओवरसीज टेरिटरी बोल सकते हो आप, वो है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनिया। न्यू गिनिया लिखना, पपुआ न्यू गिनिया मत लिखना, वो तो उसमें एक कंट्री है। न्यू गिनिया सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। यहां पे इस आइलैंड पे दो कंट्री हैं, ये इससे इधर इंडोनेशिया है, पपुआ उसका एक पार्ट है इंडोनेशिया का, और इधर ये पूरी एक आइलैंड कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, पीएनजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। बोगनविले ये एक
ऑटोनोमस रीजन है इस कंट्री का? ऑटोनोमस रीजन पे क्या होता है, जनरली अलग से ही गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। जैसे हमारे यहाँ मालदीव्स जो है और अंडमान निकोबार वो हमारे पार्ट है, लेकिन अगर अलग से वहाँ गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चलता। लेकिन ये एक ऑटोनोमस रीजन है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम अलग से चलता है, बिकॉज दे आर डिमांडिंग कि हमें कंट्री बना दिया जाए, तो लेकिन उनको अलग से ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया। ठीक है, ये सारा इश्यू रिलेटेड होता है वहाँ के इनहिबिटेंट से, जो वहाँ पे रहते हैं उनसे, वो चाहते हैं कि इसको अलग से कंट्री बनाया जाए। ठीक है, तो बोगनविले ऑटोनोमस रीजन है किसका? पीएनजी का। ठीक है, अब पीएनजी न्यू गिनी आइलैंड का एक पार्ट है और ये पूरा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है। कहां पे है? तो पैसिफिक ओशियन का ये लार्जेस्ट आइलैंड है, क्योंकि ग्रीनलैंड कहां है? अटलांटिक में। डन भाई, इतना ही करेंगे, इससे आगे। अच्छा, इस ऑटोनोमस रीजन में एक मैं और भी बता दूं, जैसे एक जगह ना आप सुनोगे आपने, हांगकांग। हांगकांग ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, मतलब वहां अलग गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, चाइना में अलग से गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। ठीक है, क्योंकि हांगकांग पहले जापान के पास था, जापान की कॉलोनी हुआ करता था वो, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन ने उसको ओवरटेक कर लिया। फिर अराउंड 1997 के अराउंड में ब्रिटेन ने चाइना को वापस कर दिया उसको, इस कंडीशन पे कि 50 साल तक ये ऑटोनोमस रीजन रहेगा, मतलब कि यहाँ पे चाइना अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो हांगकांग चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, ऐसे ही बोगनविले जो है वो पीएनजी का ऑटोनोमस रीजन है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का ग्रीनलैंड है, सेकंड नंबर पे पीएनजी है, थर्ड पे बोर्नियो है। बोर्नियो कहां पढ़ा था हमने? याद है, मैंने 3 कंट्री बताई थी आईबीएम करके, इंडोनेशिया, ब्रूने और मलेशिया। उस आइलैंड पे 3 कंट्रीज है, यहां आगे है, इसमें इस साइड आएंगे तो है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ब्रूने थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है और फोर्थ है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां है? अफ्रीका के साइड में थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है, कह रहे हो, ये रहा, ये मेडागास्कर। इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड है ये, लेकिन वैसे 4th नंबर पे है वर्ल्ड में। फर्स्ट ग्रीनलैंड, सेकंड न्यू गिनिया, बोर्नियो थर्ड है और मेडागास्कर 4th है। मेडागास्कर इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट है।